हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आईपीओ रिव्यू में आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन आईपीओ के बारे में, हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ रिव्यू, जिसमें हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं कंपनी के फाइनेंशियल का और इंडस्ट्री का। साथ ही साथ बताएंगे कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे इससे पहले के आईपीओ रिव्यू के एपिसोड में भी काफी यूट्यूबर से हटकर हैं और काफी डिटेल्ड होते हैं, जिससे कि आपको भी ये अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि लगाना है तो क्यों और नहीं लगाना है तो क्यों नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ऐसी ही डिटेल्ड और टू द पॉइंट्स वीडियोस के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और बड़ी होने वाली है, पर आपको अगर इससे पूरा समझना है और पूरी फंडामेंटल एनालिसिस को समझना है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि हम इस वीडियो में किस किस मुद्दे पर और बात करने वाले हैं, जिसमें हम ऑफर साइज, मैनेजमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कौन कौन सी कंपनी की सर्विसेज है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, ओवरऑल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है, बिजनेस वर्टिकल क्या है कंपनी के, और फाइनेंशियल हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, और एट द एंड हम बताएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी का इश्यू साइज क्या है। तो इश्यू साइज 4 करोड़ 22 लाख शेयर्स का है। वहीं फ्रेश इशू इसमें से 66 लाख का ही है। वहीं ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 3 करोड़ 56 लाख का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है, जिनका अगर हम एग्रीगेट करें तो करीबन 592 करोड़ रुपीस का होता है। इनफ्लो की बात करें तो यहाँ पे करीबन 702 करोड़ रुपए का इनफ्लो माना जा रहा है, और आईपीओ प्राइस रखा गया है 165 टू 160 पर शेयर, मतलब मिनिमम 165 पर आप लगा सकते हैं और मैक्सिमम 166 पर। एक मार्केट लोट की बात करें तो करीबन 90 शेयर्स एक मार्केट लोट में मिलेंगे, और इसका अमाउंट अगर हम देखें मिनिमम, अगर आप इधर राइट साइड में जो यहाँ पे पोस्टर है उसमें अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आपको 14,940 रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं अगर मैक्सिमम देखें तो आप 13 लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिसमें आपको मिलेंगे 1170 शेयर, और आपका पैसा लगेगा 1,94,220 रुपीज। तो ये यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन है। रिटेल पोर्शन की बात करें तो करीबन यहाँ पर 10% ही रिटेल पोर्शन है। क्यूआईबी को यहाँ पर 75% मिल रहा है, वहीं एनआईबी को यहाँ पे 15% का। आईपीओ की डेट की बात करें तो करीबन 7 सितंबर को ये खुलने वाला है आईपीओ का इशू। वहीं क्लोजिंग डेट है 9 सितंबर। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन 14 सितंबर तक मिल जाएगा, और रिफंड आपका इनिशिएट हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो 15 सितंबर तक आपको यहाँ पर पैसा वापस मिल जाएगा, और आपके डीमेट अकाउंट में अगर आपको शेयर मिलना होगा तो भी आपको 15 सितंबर तक आपको यहाँ पर डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और वहीं आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो 17 सितंबर को यहाँ पर ये आपके बीएसई और एनएसई पे लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पर अशोक सूता हैं, और उन्होंने यहाँ पर 84 लाख शेयर्स अपने बेच रहे हैं। वहीं जेपी मॉर्गन सीएमडीबी जो है, जो कि एक जेपी मॉर्गन बैंक है, उसका एक पोर्शन है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है जेपी मॉर्गन, वो यहाँ पर 2.72 करोड़ शेयर्स, जो कि उन्होंने पूरे जो उनकी टोटल होल्डिंग है वो यहाँ पर बेचने वाले हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो हर लॉट पर करीबन 125 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो आपको करीबन 11,000 से 12,000 रुपए तक दिला सकता है। वहीं अगर हम सब चीजें नॉर्मल रहती है और मिनिमम लिस्टिंग गेन की बात करें तो मिनिमम अगर हम देखें यहाँ पर अभी 11,000 12,000 चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, पर अगर हमारे को लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो भी यहाँ पे करीबन आपको 7,000 से 8,000 रुपए एक लॉट पर यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट की। तो कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के जो फाउंडर है वो है अशोक सूता, और आपको मैं बता दूं कि ये एक माइंड ट्री के फाउंडर भी हैं, जिन्होंने माइंड ट्री का जब आईपीओ आया था तब भी ये वहां पर उनके उस कंपनी के डायरेक्टर थे। तो ये काफी एक्सपीरियंस्ड है, इनको 30 साल का करीबन आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड के पहले ये वाइस चेयरमैन थे विप्रो के, और साथ ही साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी थे श्रीराम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो काफी अच्छा और काफी इनका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतरीन रहेगा कंपनी के लिए। और साथ ही साथ इनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से इन्होंने पढ़ाई की है, साथ ही साथ आईआईटी रुड़की और एलए मरिटेनी कॉलेज, ये 3 जगह से इन्होंने पढ़ाई की है। तो काफी यहाँ पर एक्सपीरियंस और काफी, और ये 70 साल के हैं, तो आपको पता ही है कि कितना डिटेल्ड और इनका जो पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस है वो काफी काम आएगा कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो बिफोर प्री ऑफर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो करीबन 48.83% शेयर्स अशोक सूता के पास ही हैं, और 19.43% शेयर है सीएमडीबी जो कि जेपी मॉर्गन है। तो ये अपना पूरा शेयर जो है 2.72 करोड़ शेयर्स बेचने वाले हैं आईपीओ में। वहीं अगर अशोक सूता की बात करें तो 84 लाख शेयर्स ये बेचने वाले हैं। इनके अलावा और दीपक सूता, कुनकू सूता, जो उनकी फैमिली के और प्रोमोटर ग्रुप के हैं, उनके पास है। और बाकी अगर हम बात करें तो अशोक सूता मेडिकल रिसर्च एलएलपी, जो अशोक सूता की एक और कंपनी है, एलएलपी है, उसमें 1.79 करोड़ शेयर्स हैं, और उनका अगर हम परसेंटेज शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 12.8% यहाँ पर निकल के आता है। इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो प्रायर टू दिस ऑफर 10.78 करोड़ था। वहीं कंपनी
के पास एक चीज, आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं कि नॉन क्यूमुलेटिव कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किए हैं 14% जिनकी रेट है वो है 1,98,000 जो कि कन्वर्ट होकर आप आने वाले समय में 3.23 करोड़ शेयर्स बन जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस आईपीओ से रिलेटेड कि कंपनी के 2019 में प्रोमोटर्स ने 4.2 करोड़ शेयर्स यहाँ पर प्लेस किए थे और कंपनी ने 2 सितंबर को एक मीटिंग रखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि आफ्टर दिस आईपीओ दे विल रिवोक द प्लेस, और जिसमें 2.4 करोड़ अशोक सूता के शेयर्स हैं, वहीं 1.79 करोड़ शेयर अशोक सूता की मेडिकल रिसर्च एलएलपी के शेयर्स हैं। तो ये एक थोड़ा कंसर्न का पॉइंट है, बट इन्होंने बोला है कि 2 सितंबर को ही कि जैसे ही जैसे आईपीओ आएगा निकलेगा और जिससे जो पैसा आएगा उससे ये यूज करके इस प्लेस को रिवोक कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसी कंपनी, इंडिया की एक ऐसी कंपनी है और ओनली सिंगल कंपनी है जो 97% जिसका रेवेन्यू केवल डिजिटल आईटी सर्विसेज से आता है। मैं आपको बता दूं डिजिटल आईटी सर्विसेज और लीगेसी आईटी सर्विसेज ये दो चीजें हैं जिनमें कंपनी काम करती है। डिजिटल आईटी सर्विसेज की बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का, और इसमें इंफॉर्मेशन और कंटेंट को सेंड किया जाता है मोबाइल पर भी, वेब पर भी, कंप्यूटर पर भी। तो जैसे आपको आपके बिजनेस को ऑनलाइन लाना है या आपको पूरा डिजिटलाइज करना है, तो अगर आप इनकी सर्विसेज यूज करते हैं तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो आपको मोबाइल पर और आपके क्रोम पर और आपको लैपटॉप पर ये ला के देंगे। इससे डिजिटल सर्विसेज का आप समझ सकते हैं। वहीं लीगेसी आईटी सिस्टम्स का अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसा रिलेटिवली थोड़ा ओल्ड और आउटडेटेड सिस्टम होता है जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम जीएसटी में कितना टाइम लगा बनाने में, अगर सिस्टम को बनाया है तो वो थोड़ा टाइम तो चलेगा ही। तो अगर एक ऐसा सिस्टम जो थोड़ा आउटडेटेड हो जाए पर उसका चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जीएसटी का जो सिस्टम है तो आने वाले 10 से 15 या 20-25 सालों तक चलेगा, तो वो ओवर टाइम थोड़ा आउटडेटेड हो जाएगा पर वो सिस्टम को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी सिस्टम्स यहाँ पर कंपनी उसमें काम करती है, बट उसका जो परसेंटेज है वो काफी कम है, करीबन 3% ही माना जा रहा है। वहीं डिजिटल आईटी सर्विसेज का जो रेवेन्यू है वो 97% है कंपनी का। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की। तो डिजिटल सर्विसेज का मार्केट अगर हम इंडिया में देखें तो 2019 का फिगर में आपके सामने प्रेजेंट किया है कि $26 बिलियन का इंडिया का टोटल मार्केट है। वहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीबन ये 12% से ग्रो करेगा आने वाले 6 सालों में और ये डबल हो जाएगा 2025 तक, जो कि $52 बिलियन तक का यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इतना बढ़ सकता है इंडिया का डिजिटल मार्केट। वहीं लीगेसी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा जो ग्रोइंग रेट है वो थोड़ी कम है, 3% ही है, बट फिर भी $65 बिलियन का अभी मार्केट है और 2025 तक $78 बिलियन तक का मार्केट पहुंच सकता है। डिजिटल स्पेंड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर ग्लोबली डिजिटल स्पेंड की बात करें तो $691 बिलियन का ओवरऑल 2019 में स्पेंड हुआ है, और वहीं ये टोटल टेक्नोलॉजी स्पेंड का 16% है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी एक डिजिटल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अगर ओवर अ टाइम अगर यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज में अगर आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है तो कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। और मार्केट अगर हम एक्सपेक्ट करें 2025 तक $2083 बिलियन का मार्केट माना जा रहा है, जो कि ग्रो कर रहा है 20% की रेट से, और साथ ही साथ ये जो टोटल टेक्नोलॉजी स्पेंड का 34% हो जाएगा, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है और आने वाला फ्यूचर जो है कंपनी का वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ। अब हम बात करेंगे ओवरऑल इंडस्ट्री की कि ओवरऑल इंडस्ट्री जिसमें ये काम करती है उसका क्या ग्रोइंग रेट है और कितना परसेंटेज है। तो ये एक इंडियन की इसे जो कंपनी जिस पूरे मैनेजमेंट में है उसे बोला जाता है आईटीबीपीएम, मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। किसी और की बिजनेस के प्रोसेस को मैनेज करना ये कंपनी करती है। तो इंडिया में इसका अगर मार्केट की बात करें तो 2019 की बात करें तो $177 बिलियन का यहाँ पे मार्केट था, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीबन 6.2% से ये बढ़ेगा और आने वाले 2025 तक $252 बिलियन का इंडिया का मार्केट होगा। तो ये यहाँ पर भी एक अच्छा पॉजिटिव स्ट्रेंथ कंपनी को मिल रहा है कि करीबन डबल होने वाला है। अगले 5 से 6 सालों में कंपनी बिल्कुल डबल कर सकती है खुद को और अपने पूरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ा सकती है। वहीं आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का अगर हम नेशनल जीडीपी में अगर हिस्सेदारी देखें तो करीबन 8% की हिस्सेदारी है। तो ये भी बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि कंपनी ऐसे सेक्टर में है जो आने वाले समय में बूम करने वाला है, और साथ ही साथ नेशनल जीडीपी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर पूरा दिया जा रहा है, करीबन 8%, जो कि काफी बड़ा होता है। वहीं ग्लोबल आईटी स्पेंड की अगर हम बात करें 2019 की तो $4,219 बिलियन का यहाँ पर टोटल आईटी स्पेंड है, और वहीं 6.3% से यहाँ पर ग्रोथ रेट इसकी मानी जा रही है, और 2025 तक ये भी करीबन $6,080 बिलियन तक
पहुंच जाएगा, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। और ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि ये पेंडेमिक चल रहा था तो इसके कारण बहुत सारी जो सर्विसेज है वो अपने आने वाले समय से काफी पहले लॉन्च करनी पड़ेगी, और डिजिटल और सर्विसेज और लीगेसी आईटी और आईटी इंडस्ट्री काफी ग्रो करने वाली अगले 5 से 10 सालों में, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी की और इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस वर्टिकल की, तो 3 टोटल बिजनेस वर्टिकल है। डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसपे हम डिटेल और उनका क्या रेवेन्यू है हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो डीबीएस का रेवेन्यू आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। देख सकते हैं 154 करोड़ से 181, और 181 के बाद 192। वहीं अगर हम देखें कि पीईएस है जो कि सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग है और 30% की ग्रोथ रेट के साथ 210 से 353 करोड़ का हो चुका है। और अगर हम आईएमएसएस की बात करें तो 25% की यहाँ पर ग्रोथ रेट देखने को मिली, और 99 से 154 करोड़। तीनों ही सेक्टर काफी बूम सेक्टर हैं और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और पीईएस इसमें यहाँ पर पीईएस है वो मैं आपको बता दूं कि पीईएस को बोला जाता है, ये एक इंजीनियरिंग टीम और बैकएंड होता है हैप्पीएस्ट माइंड का, जिसमें कि प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, साथ ही साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स जो किस तरीके से बिल्ड होंगे वो पीईएस डिसाइड करता है। वहीं अगर हम बात करें डीबीएस मतलब डिजिटल बिजनेस सर्विसेज की, तो वो होती है कस्टमर फेसिंग टीम कि कस्टमर को किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं देनी है, किस तरह कस्टमर का वेब प्रेजेंस होगा, किस तरह से क्लाउड पर डेटा लाया जाएगा, किस तरह से एनालिटिक्स और एआई टूल्स का यूज करके कंपनी और प्रोसेस को इसको डिजिटलाइज किया जाएगा। तो ये डीबीएस होती है वो कस्टमर फेसिंग होती है, वहीं पीएस होती है वो बैकएंड होता है उसी सिस्टम का और उसी प्लेटफॉर्म का। वहीं आईएमएसएस की अगर मैं बात करूं तो ये मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस होता है, और साथ ही साथ कंपनीज को एक 24/7 सपोर्ट देता है कस्टमर को। तो ये तीनों ही सेक्टर आने वाले समय में बहुत ही अच्छे और बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर दिख रहे हैं, जैसा कि आपने अभी देखा है पिछले 3 सालों का पूरा रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं डिजिटल सर्विस बेस्ड अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 20 तक यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, और आने वाले समय में भी यहाँ पे काफी इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसमें आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑन थिंग्स। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स की, तो टोटल असेट्स आप देख सकते हैं कि आने वाले पिछले 3 साल में काफी बढ़ चुके हैं। 3,869 मिलियन से 5,730 मिलियन तक पहुंच सके हैं 30 जून 2020 को। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू अगर हम पिछले 3 साल का अगर देखते हैं डेटा, तो 4,891 मिलियन से 7,142, जो कि करीबन 23% ग्रोथ रेट है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और अगर हम आपको बताएं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 31 मार्च 2018 को यहाँ पर 22 करोड़ का लॉस था वो बढ़कर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर 71 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मतलब 717 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने डाला है। तो अगर हम समझे कि कंपनी के पिछले 2 सालों में अगर लॉस पिछले जो 31 मार्च 18 में लॉस क्यों आया, तो कंपनी ने अपना बताया कि प्रॉफिट्स जो पिछले 2 सालों में कम आए हैं उसका एक ही रीजन है कि यहाँ पर गुडविल इंपेयरमेंट हुई है पिछले 2 सालों में, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम आया है। बाकी ओवरऑल कंपनी का अगर रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो काफी बेहतरीन कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू है। और इबिटा मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में 14% का इबिटा मार्जिन है। और अगर हम इससे अगर इंडिया की और दूसरी आईटी सर्विस कंपनीज की बात करें तो इसको कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहाँ पर इबिटा मार्जिन 14% है, जबकि हम इन्फोसिस और टीसीएस की बात करें तो 24 से 27% है, क्योंकि वो पूरे डिफरेंट डिजिटल स्पेस में है दोनों कंपनीज, तो इनको कंपेरिजन करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वहीं अगर हम डेट की बात करें तो मात्र 71 करोड़ का है, और डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो मात्र 0.26 है, जो कि बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है, काफी अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली 2:1 माना जाता है, बट 0.26 इज वेरी डिसेंट और वेरी गुड। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में 228 करोड़ का है, तो कंपनी काफी अच्छा कैश कैरी करती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर 27% है, जो कंपनी को एक स्ट्रेंथ देता है, कंपनी की फाइनेंशियल को, कंपनी की बैलेंस शीट को, जो ये कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल कंपटीशन की, तो 3 कंपनीज का यहाँ पर कंपनी ने जो अपना डीआरएचपी फाइल किया था, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो हम उसमें दिया है कि ग्लोबेंट, ईपीएएम और इंडेवा, तो ये 3 यहाँ पर बड़ी ग्लोबल कंपटीशन कंपनीज हैं जो लक्समबर्ग, यूएसए और यूके बेस्ड है। और अगर हम बात करें पीई रेशो की, तो टोटल ग्लोबेंट का 130
64 EPAM का, और इंडेवा का अगर हम देखें तो 100 पी रेशो है। जबकि अगर हम कंपनी के पी रेशो की जो अभी करंट प्राइसिंग है उस पर अगर हम पी रेशो की बात करें तो मात्र 27 to 28 है, क्योंकि कंपनी का प्राइस 160 to 165 है, और डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो मात्र 6 रुपीज का डाइल्यूटेड ईपीएस है। और अगर हम इंडियन पीएस की बात करें तो उनका भी करीबन 27 to 28 ही है, तो वो ज्यादा चिंता का विषय नहीं। पर अगर हम ग्लोबली अगर पी रेशो की बात करें तो काफी ज्यादा है, और यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी आगे आने वाले समय में ग्रो करने वाली है, क्योंकि पी रेशो अगर हम ग्लोबली बात करें तो 170, 100 और 64 है, जबकि हमारा इंडिया का मात्र 27 है। तो यहाँ पर आने वाले समय में देखा जा सकता है कि यहाँ पे काफी ग्रोइंग पी रेशो मिले तो आपका मार्केट कैप बढ़ेगा उसके कारण, और आपकी जो शेयर प्राइस है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी आईटी कंपनी के लिए वो होता है एम्प्लॉय, क्योंकि एक आईटी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एम्प्लॉय का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर हम देखें रेवेन्यू प्रति एम्प्लॉय तो 0.04 यहाँ पर रेवेन्यू है मिलियन, वहीं कॉस्ट प्रति एम्प्लॉय देखें तो 0.02, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 50% ही यहाँ पर कॉस्ट लग रहा है, जबकि रेवेन्यू 0.04 है। तो ये बहुत बढ़िया है अगर हम दूसरे कंपनी से कंपैरिजन करें, क्योंकि वहां पर रेवेन्यू 0.06 है और कॉस्ट भी 0.04 है, जबकि कंपनी का जो कॉस्ट प्रति एम्प्लॉई है वो बहुत कम है ओवरऑल अगर हम ग्लोबल अगर हम देखते हैं। वहीं इबिटा मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, बट ओवरऑल अगर आरओसी आरओई हम टोटल ओवरऑल बात करें तो कंपनी अपने पीयर्स और ग्लोबल पीयर्स से लगभग बराबर ही चल रही है। तो ये यहाँ पर एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है इंडिया के द्वारा लग्जमबर्ग, यूएसए और यूके के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मेरा यहाँ पर मानना है कि आपको यहाँ पर बाई की राय दे रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए, प्लीज ध्यान से सुनिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन भी काफी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि अब फंडामेंटल मार्केट के काफी सुधर रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो काफी अच्छी ग्रोथ निफ्टी में देखने को मिली है ओवर टाइम। अब हम बताते हैं कि क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि इनका जो ब्रांड प्रेजेंस है 2019 और 2020 में देखें और कोरोना पेंडेमिक के बाद काफी बढ़ चुका है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम है, और एक उनके पास ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन और रोबोटिक टेक्नोलॉजी जैसे प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं, जो कि काफी आने वाले समय में बूमिंग सेक्टर हैं। इसके अलावा आईटी कंपनीज की बात करें तो जिनका मेन पॉइंट होता है स्ट्रॉन्ग मैन पावर, एंड कंपनी के पास सबसे एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लीडरशिप के होने के साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी आईटी वाला ही है, और कंपनी के डायरेक्टर्स भी आईटी से रिलेटेड है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत पॉजिटिव संकेत है कंपनी के लिए और कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए। इसके साथ कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा कि हमने देखा काफी अच्छा और वेल प्रूवन है। इसके अलावा स्टेडीली ग्रोथ भी देखी है रेवेन्यू में, और ग्रोइंग सेक्टर है, काफी अच्छा सेक्टर है। क्लाउड, मोबाइल, टेस्टिंग, इंटरनेट ऑन थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कंपनी करती है। तो ये आने वाले समय में आप सभी को पता है कि काफी बढ़ने वाला है। तो ये एक अच्छा बाय बनने वाला है, और लॉन्ग टर्म में ये काफी आपको वैल्यू क्रिएट करने वाला है, करके देने वाला है। सम थ्रेट्स हैं, थोड़े बहुत थ्रेट्स हैं, वो उनके बारे में आप जान लेना चाहिए कि रेवेन्यू जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर 2020 में अगर हम बात करें तो 77.5% यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो यूएस के क्लाइंट से आती है। और आपको पता ही है ट्रम्प जी अगर कभी भी यहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं जिससे भी यहाँ पर मार्केट हिल जाता है, तो वो एक बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्राइस फ्लक्चुएशन तो रहेगा ही यूएस के कारण, और यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इंडिया के भी प्लेयर्स हैं आईटी सर्विसेज में, और ऑफशोर भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, तो वहां पर एक बड़ा यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिजनेस को नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। ओवरऑल आपको इन्वेस्ट करने की राय हमारी तरफ से है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से इन्वेस्ट करने से पहले पूछ लें। आपको मैं बता दूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की और अपडेट्स मिल सके। और हमारी अभी जो 3 लेटेस्ट वीडियोस हैं जिन पे काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, वो एजीआर केस का वर्डिक्ट है, फ्यूचर रिटेल की जो डील है हमने उस पर कंप्लीट एनालिसिस किया है, और लोन मॉरिटोरियम का केस का भी लेटेस्ट अपडेट चल रहा है जिसपे काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो आप वो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके